शिक्षा विभाग निरंतर सफलता के शिखर छू रहा है। अभी आपने परीक्षा परिणाम देखे होंगे। हमारे सरकारी विद्यालय हैं, उन्होंने सारे निजी विद्यालय को बचाकर राजस्थान में सबसे अधिक अंक लाने वाले, यानी जिसको टॉपर्स कहते हैं, वो बच्चे सरकारी विद्यालय के हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोनू मेहरा जी शुल्कास्ट का लड़का है, इसने 500 में से 499 अंक प्राप्त किए हैं, जो 99.8% होते हैं। और उसको एक पीड़ा भी है कि मेरा एक नंबर क्यों काटा है और इसलिए मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है ये रीचेकिंग कराने की दरख्वास्त लगा रहा है। अच्छा। दूसरी दीपिका रंकावत, ये भी 99.8% लाई है। इस प्रकार से जैसे 5 स्टूडेंट हैं ये जो 99.8% लाए बच्चे। दिव्या भादु, ये भी 99.8%। निकिता, ये भी 99.8%। और ये सब बच्चे कुछ तो या तो चौकीदार का काम करते हैं पिताजी, या मजदूरी का काम करते हैं, या एक का मॉल में कहीं काम करते हैं। ऐसे बच्चे हैं, यानी सामान्य परिवार के बच्चे हैं। ये ऋषिता है, जो ऋषिता, ये भी 99.8%। कॉमर्स में भी टॉपर्स हमारा वर्षा रानी, इसके 99.20। नरपत मूलाराम 99.60। ये आर्ट्स से। नव्या मीना, ये भी 99.60, ये आर्ट्स के हैं। और इसी प्रकार से नैन्सी चौधरी, ये भी 99.60। इससे अधिक अंक लाने वाले बच्चे निजी विद्यालय के नहीं हैं, जो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए साल के फीस लेते हैं। वो भी हमारे सामान्य विद्यालय के बच्चों ने पीछे कर दी है। एक और इसलिए मैं कह सकता हूँ, शिक्षा विभाग का शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसलिए भारत सरकार ने जो हमारा सर्वे किया था, तो जहाँ 14वें स्थान पर था, वहाँ 4थे स्थान पर आ गए। एक गतिविधि में जहाँ 11वें स्थान पर थे, वह 3रे स्थान पर आ गए। यानी लगातार प्रगति पर है। हमारा लक्ष्य ये है कि आने वाले 1-2 सालों में हिंदुस्तान में शिक्षा का स्तर हमारा पहले नंबर पर होना चाहिए। और इसलिए हम काम कर रहे हैं, इसी गति से काम कर रहे हैं। और इसलिए हमारा शिक्षा क्रम ने 1 अप्रैल से प्रारंभ कर दिया है। हमारा प्रवेश उत्सव 27 मार्च से प्रारंभ हो गया था। हमारे शिक्षक बंधु और भगिनी सब ऐसे परिवारों में जा रहे हैं जहाँ बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए, उसे संपर्क कर रहे हैं, उसे आग्रह कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों का दाखिला करें, क्योंकि हमारे पास प्रशिक्षित अध्यापक हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने इतना किया कि उनका जितना अधिकार बनता था तो पूरा किया। 5-7 वर्षों से उनके प्रमोशन नहीं हो रहे थे, कुंठित थे। मैंने जो ही विभाग संभाला, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में हमने कहा कि हम सबके प्रमोशन करेंगे, ड्यू किसी का नहीं रहने देंगे। और उसके परिणाम ये हुए, कई सेकंड ग्रेड के टीचर भी 1 साल के अंदर ही प्रिंसिपल बन गए। क्योंकि हर साल जो उनका होता तो हर साल की मैंने एक ही, जो 5-7 साल की तो एक ही साल में कर डाली प्रमोशन, तो वो हो गया। तो उन्होंने मन से काम किया। दूसरी बात हमने ये भी कही कि जो सब्जेक्ट हमारा एक विषय एक होता है, उसका 100 नंबर का होता है। 20 नंबर जो होता है वो 17 अंक होता है। टीचर्स उसको लगभग 20 में से 20 ही देते हैं। हालांकि उसमें बाइफरकेशन किया हुआ है, उसका जनरल रिकॉर्ड होता नहीं, तो 20 में से 20 ही देते हैं। कोई ज़्यादा ही टीचर नाराज होगा तो 18 दे देगा। इधर 80 में से 13 नंबर लाए तो पास हो जाता है। इसलिए सब शिक्षक कॉलर ऊंचा करके कहते हमारा रिजल्ट 100%। हमने कहा हम ये नहीं मानेंगे, तो 20 में से 20 दो में कोई आपत्ति नहीं।
लेकिन 80 में से 40 नंबर से कम आए तो तुमसे पूछताछ होगी, तुमको निलंबित भी किया जा सकता है, चार्जशीट भी दी जा सकती है, इंक्रीमेंट भी रोका जा सकता है। तो उसके कारण सब अध्यापकों ने मन से पढ़ाया, उसका भी प्रभाव इसमें दिखाई दिया है। और अब सब शिक्षकों ने बहुत अच्छा माना इस बात को कि चाहे उस समय हमको लगा, लेकिन आज हमारी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है कि राजस्थान का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। तो सब खुश है, टीचर्स भी खुश है। निजी विद्यालय नामांकन रोकने की बात इसलिए कहते हैं कि वहाँ नर्सरी होती है, हमारे यहाँ नर्सरी नहीं होती। तो अक्सर 1 2 3 जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है तो नामांकन एक्स्ट्रा ही होते हैं, तो बड़े माने जाएंगे, बढ़ते अपने आप ही बढ़ते हैं। हमने भी कुछ अभी 1000 स्कूलों में हमने वाटिका प्रारंभ की, नर्सरी को वाटिका बोलते हैं। धीरे धीरे हम भी वाटिका प्रारंभ करें, क्योंकि मेरी नई शिक्षा नीति है, उसमें प्रावधान है, तो उसको भी हम प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरी बात, हमने मोबाइल स्कूल में एक क्लास में नहीं ले जाएंगे टीचर्स। शुरू में इसका विरोध हुआ, टीचर्स ने भी किया, समाज के जो तथाकथित विद्वान लोग, बुद्धिजीवी लोग कहलाते थे, हमारे मीडिया बंधु इसका विरोध किया। मदन दिलावर पागल हो गया, इतनी समझ नहीं है कि कैसे ये फिर वो काम बिना मोबाइल के कैसे करेंगे, क्या होगा। खैर हमने सबको बर्दाश्त किया, लेकिन हम विचलित नहीं हुए। आज वही अध्यापक कहते हैं कि अच्छा निर्णय था, और वह कई बार फोन आता तो हम 10-10 मिनट 15 मिनट अनावश्यक चर्चा करते रहते, उससे हमारा पढ़ाने का तारतम्य टूट जाता था, और बच्चों का भी पढ़ने का तारतम्य टूट जाता था, और वो नहीं होता है, बच्चों को अधिक समय मिलता है। एजुकेशन में तो आप खूब बता भी देते हैं, काम भी करते हैं, पंचायत राज विभाग जो है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा जैसा आप शिक्षा विभाग के बारे में कहते हैं, क्या लग रहा है? देखो, और पंचायत राज विभाग बहुत बड़े विभाग, यानी सारी पंचायत यही होती है। और ये हम ये कहते हैं कि स्थानीय सरकार है, गांव की सरकार है। तो पहले क्या होता था कि जब ग्राम पंचायत की मीटिंग होती थी तो कार्यवाही, रजिस्टर में कार्यवाही लिखी जाती थी। वो कार्यवाही ऐसे लिखी जाती थी, यहाँ से पर हस्ताक्षर इधर कराए जाते थे। ये बेईमानी थी, ताकि फिर इधर कुछ भी लिख लो और कर देने की हुआ तो पंचायत का हमारा प्रस्ताव है, पंचायत ने पास किया, जो गलत था। हमने ये कहा कि जो पंचायत में आपके प्रस्ताव आते हैं, डिमांड आती है, उसको लिखो, कोई बात नहीं। उसके बाद निष्कर्ष लिखो, तो तुम्हारे पास कितने संसाधन क्या डिमांड है उतनी कर सकते हो क्या, और कर सकते हो तो उतना ही लिखो जितना तुम कर सकते हो। फिर निष्कर्ष के नीचे दस्तखत करो, साइड में नहीं। मिनट्स वाली जो व्यवस्था बदली, मिनट्स उसको बदला। उसका लाभ ये हुआ कि एक तो जो ग्राम पंचायत के हमारे मेंबर हैं, यानी हमारी स्थानीय सरकार के मेंबर हैं, उनका कद बढ़ गया। अब सरपंच कुछ भी नहीं लिख सकता, जो वहां तय हुआ है वही लिखेगा, निष्कर्ष वही हुआ है, और वो चेंज नहीं कर सकता। और हमने ये तय कर दिया, एक कॉपी तुरंत मीटिंग होते ही आप उसको लोड करो, ताकि हमको वहाँ पहुँच जाएगी, ताकि यहाँ चेंज करना नहीं कर पाएगा। तो उसके अच्छे रिजल्ट सब आने लगे। हालांकि ये सच है कि अभी सभी में पूरी तरह नहीं हो रहा है, लेकिन हो जाएगा, हम लगे नहीं। लेकिन जैसे 3 साल हो गए, आप खुद भी मानते होंगे, मतलब 2.5 साल हो गए, आपने मेरे ख्याल से 50-60 ग्राम पंचायतों के गाँव का निरीक्षण तो आपने भी किया होगा, मोटे मतलब प्रमुख तौर पर। वहां कहीं भी आप सेटिस्फाइड नहीं मिले, जैसा अब तक हमको समझ में आया। तो अब 2.5 साल हो गए, तो अब तो परफॉर्म मतलब ऐसा नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं मिले। वो समाचार आते हैं आपके पास, जहाँ सेटिस्फाइड नहीं वही आते हैं। बहुत अच्छी ग्राम पंचायत है। जैसे कोटा जिले में कोई, कोटा जिले में तो राजमंडी में चले जाए, कई है। आप 12 में चला जाए, हमारे चरडा में, चूरू में चला जाए, कराधन ऐसे नाम है। और एक चूरू में ही लेके जाके एक राठी वकील है, सब बहुत बढ़िया है। इनमें मॉडल पंचायत भी होगी। एक पिपलून है, जहाँ चूरू वहाँ के जाके लेके आप ताज्जुब करोगे कैसे पंचायत। पर सफाई जो आप चाहे तो वैसी तो नहीं हो पा रही, जैसा आप मॉडल देखो, मतलब स्टेट बात। देखो सुनो, पंचायत का काम सफाई नहीं है, सफाई भी होना चाहिए।
में आने के बाद ही पंचायत में सफाई की चर्चा प्रारंभ हुई है। बिल्कुल सही है। पैसा तो वर्षों से आ रहा था, ये चर्चा हो गई, यही बड़ी बात है। आप लोग छापने लगे वहां सफाई नहीं हो रही, इसका अर्थ शेष में तो हो रही। आपने 10 का 20 का 50 का छाप दिया, यहां भी नहीं हो रही, यहां भी नहीं, कोई बात नहीं हो रही, पर शेष में तो हो रही। और हो रही है इसलिए नहीं हो रही, ये बात आई। हो रही है इसलिए तो आई ना कि यहाँ नहीं हो रही। मतलब ये मान लें कि आप संतुष्ट हैं सफाई मैं से? संतुष्ट हूँ और हमने इसमें 30% सफलता प्राप्त की है, कोई दो राय नहीं है। 2.5 साल में शुरू से लेकर अभी तक जो 0 से स्टार्ट किया 30% पाए हम। मैं गारंटी देता हूँ कि आने वाले 2 साल के बाद हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ ग्रामीण प्रदेश होगा राजस्थान। कैसे होगा? तो 2.5 साल तो निकल ही गया ना, ये तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं सफाई को अपने पार्ट मानता हूँ जी। जब 0 से स्टार्ट करते हैं तो पौधा की ग्रोथ जो होती है बहुत धीरे धीरे होती है, थोड़ा बड़ा होता है पर स्पीड से बढ़ने लगता है। अब स्पीड से बढ़ेगा। अच्छा, अभी एक जैसे पंचायतों की आपने बात की कि वो लोकल सरकार है, सब कुछ है, चुनाव नहीं करा रहे आप। अब गांव में स्थिति है, ना सरपंच है ना वार्ड पंच है, वो कई निकायों में 1.5 साल हो गए। वो भी चर्चा करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक जन सुनवाई का पंचायत को अधिकार दिया हुआ है कि हर महीने के लास्ट बुधवार को या सेकंड बुधवार को जन सुनवाई करना चाहिए। जन सुनवाई रजिस्टर में लिखी आती, लेकिन जन सुनवाई का ये लिखा नील, यानी कोई नहीं आया, कोई ग्रीवेंसेस नहीं आए। ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। हमने उसको जरूरी कर दिया है। जन सुनवाई के लिए जो अधिकारी बैठेंगे, उसकी फोटो नाम सब मंगा रहे हैं, फोटो सहित बैठना पड़ेगा, तो उसका निस्तारण करना पड़ेगा, फिर वीडियो उसकी समीक्षा करेगा। हमने प्रारंभ कर दिया है। जब यहाँ हमारा छोटे छोटे काम हो जाएंगे तो ऊपर काम नहीं आएगी, यही निबट जाएगी। क्योंकि पंचायतों के काम बहुत ऐसे काम होते हैं जो पंचायत स्तर पर ही होते हैं, वो भी हमने प्रारंभ कर दिया है। कई बार पंचायत की मीटिंग 2-2, 4-4 महीने तक नहीं कराते। हमने कहा कि महीने में एक बार तय तो करानी ही पड़ेगी, चाहे सरपंच हो का ना हो। सरपंच नहीं होगा तो उप सरपंच की अध्यक्षता में होगी, उप सरपंच नहीं होगा तो उस पंचायत का सीनियर मेंबर होगा, उसकी अध्यक्षता में होगी, लेकिन करना पड़ेगा। कई बार कहा था प्रधान नहीं साहब, वो 3 महीने के लिए बाहर गए, कोई अंतर नहीं था, प्रधान बाहर रहे समाज। हमने कहा आपकी जो 1 महीने मीटिंग तय है तो होगी ही, वो प्रधान होगा, वो प्रधान नहीं तो जो भी मेंबर सीनियर है वो अध्यक्षता करेगा, पर मीटिंग तो होगी, और नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वीडियो के खिलाफ मीटिंग नहीं। लेकिन पॉलिटिकली ये तो ठीक नहीं है ना कि चुनाव नहीं करा। सुनो मेरी बात, आपको ऐसा लग रहा है कि हमने चुनाव नहीं कर रहे, और कांग्रेस भी करे, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चुनाव नहीं करा रहे। इससे पूछो कि तुमने 1975 में लोकतंत्र की हत्या कितनी की थी। जो जितने भी अच्छे लोग थे, लोकतंत्र सेनानी थे, देशभक्त थे, अच्छे राजनेता थे, अच्छे विधिवेता थे, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता को जेलों में डाल दिया था। आपने संविधान को निलंबित कर दिया था। अब संविधान के हत्यारे हमसे पूछ रहे हैं, लोकतंत्र के हत्यारे हमसे पूछ रहे हैं कि चुनाव क्यों नहीं करा रहे। चुनाव कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की पालना करेंगे। उन्होंने कहा है कि ओबीसी का आरक्षण देना चाहिए। ओबीसी का हमने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है, उसकी जो ही रिपोर्ट आएगी विधिवेताओं से राय लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश उनको ध्यान में रखेंगे और मंत्रिमंडल निर्णय करेगा। और बहुत शीघ्र ही जो ही हमारी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उन सबको मद्दे नजर रखते हुए बहुत शीघ्र निर्णय करेगा। कोर्ट वैसा बहुत बार कह चुका है कि कराइए, हर बार ओबीसी आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी को आपको आरक्षण देना है। अब दोनों बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हो सकती है। उनका कहना है कि जल्दी कराते, हमने कोशिश की, रिपोर्ट नहीं आ पाई किसी कारण से। कई में तो ऐसी रिपोर्ट आ गई जो समझ के बाहर की बात है, पुनः देखना ही पड़ेगा। तो वो सब देख करके करेंगे। फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो हमारा मंत्रिमंडल निर्णय करेगा। आपके दोस्त है डोटासरा जी, वो कहते हैं ऐसे ओबीसी आयोग को सस्पेंड कर देना चाहिए जो मतलब इतने टाइम से काम नहीं करवा रहा है। वैसे तो गहलोत जी को चाहिए था कि डोटासरा जी को सस्पेंड कर देना चाहिए था, क्योंकि जब डोटासरा जी मुख्यमंत्री थे
और ये शिक्षा मंत्री थे, तो सम्मानित शिक्षकों के साथ बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे थे। अशोक जी गहलोत ने ये सोचकर कि शायद मेरे ईमानदारी से काम हो रहा होगा, शिक्षकों से पूछ लिया कि भाई हमारे यहाँ ट्रांसफरों में पैसे वैसे तो नहीं लिए जाते, उनका लिए जाते हैं साहब, लिए जाते हैं। न तो डोडासरा जी बोल पाए, न गहलोत जी बोल पाए, यानी प्रूव हो गया कि भ्रष्टाचार डोडासरा जी कर रहे हैं। वैसे डोडासरा जी मेरे परम मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन बेशर्म है, बेईमान है। नहीं, आप जब भी बात करते हैं तो आप ये जरूर कहते हैं मित्र हैं, मित्र आप कहते हैं जेल जाएंगे, तो ये कौन सी मित्रता हुई फिर? ये आप पहले दिन से आपका वो पढ़ रहे हैं जो जेल जाएंगे, उनके भतीजी आरएस बन गए, उनके काका जी आरएस बन गए, उनके भाई साहब बन गए, बच्ची बन गई, वो पूरा रास्ता पूछ रहा है कि जेल कब जाएंगे। महेश जोशी जी भी ऐसे ही कहते थे, जल जीवन में तुम कहते हो भ्रष्टाचार हो गया। हाँ, वो ये देखो पीछे जी मंत्री का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हुआ लास्ट में? जेल गए। अब इसका अर्थ समझ जाइए। अच्छा, एक अब जैसे आप बार बार ये क्वेश्चन तो आपसे खैर हर जगह होता ही होगा, पर आज आप ये बता दें कि 3rd ग्रेड वाले शिक्षकों का कोई भविष्य है क्या ट्रांसफर को लेकर? 3rd ग्रेड वालों का भविष्य बहुत अच्छा है, ट्रांसफर को लेकर भविष्य तो अच्छा क्योंकि है। उनका प्रमोशन हो करना हो, हमको 9, 18, 27 का जो लाभ मिलता है लगातार मिलता है, वेतन बढ़ती रहती है, उनकी कोई कमी नहीं है। लेकिन ये उनको खुद को पता है कि हमारा ट्रांसफर जिले से बाहर नहीं होता। नहीं, वो तो थ्योरेटिकल बात हो गई, पॉलिटिकल बात बताओ। थ्योरेटिकल नहीं है जी, रिकॉर्डेड है। हाँ, बिल्कुल। जब उन्होंने जब नौकरी पाई है तब भी पता था, और नौकरी में जब उन्होंने अपना आवेदन किया तब भी पता था कि हमारा नहीं होता है, और आज भी पता है। नहीं तो ये लिख वो देंगे वो डेपुटेशन वो ट्रांसफर चाहते भी नहीं, वो चाहते डेपुटेशन कर दो ताकि हमारी सीनियरिटी भी खत्म नहीं हो, क्योंकि ट्रांसफर करते उनकी सीनियरिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन सर पिछली भाजपा सरकार में मैडम ने जो प्रतिबंधित जिले थे उनमें सुनो, उनकी हमने नीति 2200 किए थे उस समय, हाँ। लेकिन उनकी सीनियरिटी समाप्त हो गई थी। नहीं, मतलब आप तो ये बताओ, हम तो सीनियरिटी समाप्त हो गई, फिर भी उनकी समस्या सरकार के ध्यान में है। माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल क्या निर्णय करता है, जो निर्णय करेगा उसमें आदेश की पालना करूंगा। उसमें म्यूचुअल की भी संभावना रहती है क्या? म्यूचुअल की, जैसे प्रतिबंधित जिले से सामान्य जिले में म्यूचुअल करवाना चाहे तो इस तरह का भी ऑप्शन तलाशा था उस समय कि म्यूचुअल का भी ऑप्शन दिया जाए जिसमें तबादलों में राहत मिल सके उनको। इस बारे में कुछ नहीं बोला। मतलब होंगे या नहीं होंगे इतना तो क्या बताओ। क्या ग्रेड 3 की तबादले मतलब ट्रांसफर, क्योंकि रोजाना पूछते होंगे फोन कर करके, सबसे पत्रकारों से पूछते हैं। तो हाँ, पूछते हैं, बहुत सारे पूछते हैं। कर दो ना, नहीं होंगे, हैं? नहीं होंगे। ट्रांसफर तो हमने प्रिंसिपल कर दिए, लेक्चर से कर सबके दिए, कर दिए। सेक्रेटरी कर दिए, इनके भाग्य से ग्रेड 3 नहीं, बड़ा मतलब ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है आपके डिपार्टमेंट में। बाबू कर रहे हैं, हमारे एलडीसी 3rd ग्रेड के, और उनके नहीं होंगे, हैं? उनके नहीं होंगे। उनका जैसा पैसा होंगे जिलों के जिले में होंगे, क्यों नहीं होंगे? आपने जिले के बाहर नहीं होंगे, ट्रांसफर होंगे, उनके भी होंगे, जिलों के जिले में होंगे। जिले के बाहर कोई जिले के बाद सोचते हैं, वही विचार करें। प्रावधान ही नहीं है। यदि वो लिख के दे कि भाई हमारा ट्रांसफर कर दो, हमको कोई सीनियर से कोई लेना नहीं, तो विचार किया जा सकता है। आपने एमएलए से भी तो मांगा था तबादलों को लेकर, काफी नाम भी आए थे सर। 3rd ग्रेड की थोड़ी मांगा था, हम सारे मांगे थे, आए तो उसमें ग्रेड 3 के भी- प्रिंसिपल की 6,500, हाँ, उसमें काफी 6,000-7,000 हमने लेक्चर्स के किए, अभी 2nd ग्रेड के भी करने वाले हैं, और फिर 3rd ग्रेड की बारी आएगी, मंत्रिमंडल ने निर्णय कर दिया तो वो भी करेंगे। सर आप घोषणाएं बहुत करते हैं, है ना, लेकिन विभागीय स्तर पर उनकी पालना नहीं हो पाती है। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। सर, जैसे आपने कहा था कि निजी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों की बिल्कुल कॉमन यूनिफॉर्म तैयार की जाएगी, आपने कहा था एक अच्छी पहल के रूप में, लेकिन ये अभी मेरा प्रस्ताव था, फाइनल निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। अच्छा, एक जैसे ये तो खैर हो गई, लेकिन बजट घोषणा में बड़े सुस्त है मामला, मतलब आपको भी लगता होगा? ना, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। नहीं, पहली बार हुआ है कि सब घोषणा जमीन आवंटन करने से थोड़ी बिल्डिंग बन जाएगी सर। सारा मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, और मुख्यमंत्री अपने जिलों की जाकर के जिलों में ज्यादा करते हैं। और मैं कहता हूँ जितना परसेंटेज कांग्रेस के राज में पालना होती थी उसे कई गुना हो गई, कई गुना हो गई। जैसे रामगढ़ मंडी में बजट की 2-3 चीजें बताओ जो फ्लोर पर दिखे। हमारा जो बालिका सैनिक विद्यालय था उसका 20 करोड़ रुपए आ गया है, काम प्रारंभ होने वाला है। हमारा वेद विद्यालय क्या था? वेद पाठशाला है,
उसके सर, उसमें- चयनित कर लिए, हमने एडमिशन प्रारंभ कर दिए। बालिका सैनिक स्कूल में सर दोबारा टेंडर की प्रक्रिया हुई, लेकिन वो टेंडर प्रोसेस नहीं हो पाया। इस कारण से बजट तो हो गया 20 करोड़ कुछ रुपए हो गया, लेकिन टेंडर में आया नहीं, इसलिए वापस। टेक्निकल बातें कोई नहीं आता तो जबरदस्ती थोड़ी है, लोग करेंगे, नहीं आएगा तो फिर कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे, बनाएंगे तो सही, निर्माण तो करेंगे। हाँ, वो तो जमीन आवंटन होगी और सब कुछ हो गया उसमें। निर्माण तो करेंगे। एक जैसे केडीए को लेके आप बार बार मीटिंग लेते हैं जब भी आते हैं, मतलब अपने 8 वार्डों को लेके बड़ा चिंतित भी रहते हैं, रहना भी ये चाहिए। सामान्य प्रक्रिया है। पर केडीए के कामकाज को लेके आप ज्यादा नाराज लगे मेरे को। मैं कभी किससे नाराज हुआ ही नहीं। मतलब नाराज से मतलब आप संतुष्ट नहीं है? नाराज तो सरकार है, मैं नाराज तो मैं होता ही नहीं संतुष्ट तो नहीं है हैं? केडीए के कामकाज से, मतलब इसमें तो क्या है, तो फिर नहीं, बताओ। संतुष्ट असंतुष्ट का विषय नहीं है। उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन विकास समान रूप से सब जगह होना चाहिए। और मैंने भी देखा है कि जो माँ के 3 बेटे होते हैं, तो जो बीमार होता है उसको अच्छी दवा दी जाती है, अच्छा पौष्टिक भोजन कराया जाता है कुछ दिनों के लिए। तो जो कमजोर है उसको पहले ज्यादा मदद देने की जरूरत है। तो कमजोर कौन, मतलब आपके? मेरा कुछ क्षेत्र है जो कमजोर है, उनको ज्यादा जरूरत है, ज्यादा जरूरत केडीए नहीं कर पा रहा, है। कर रहा है, उसकी स्पीड हो सकती है, बढ़ेगी। मतलब कंपेरेटिवली अन्य विधानसभा क्षेत्रों के मुकाबले उस पर इतना ध्यान नहीं अब है। स्पीड बढ़ेगी। एक जैसे हमारे रीडर भी जानना चाहते हैं सब लोग कि मदन दिलावर की जो यात्रा है वो कहाँ से शुरू होती है, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, मतलब बिल्कुल खुल के मदन बताओ। दिलावर की यात्रा मदन दिलावर की माँ के पेट से शुरू होती है। हाँ, वो आगे पूरी जर्नी के बारे में। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक आपने हो सकता है बहुत लोगों से शेयर नहीं किया। देखो क्या है कि ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं ऐसे परिवार से हूँ जो बहुत गरीब परिवार है। मेरे पिताजी माताजी बहुत गरीब रहे हैं। छोटी सी खेती भी थी, वो भी करते थे, मजदूरी भी करते थे, गेहूँ काटने जाना किसी के, चने काटने जाना किसी के नींदे खोदने जाना और काम करना, ये सब मेरे पिताजी माताजी ने किए हैं। तो बहुत गरीब परिवार से हम लोग, हम भी बचपन में जब गर्मी की छुट्टियाँ लगती तो मजदूरी भी जाते थे। पहले कुआ खोदने का चलन ज़्यादा था, तो 100 रुपये देते थे उस समय हमको मजदूरी के, दिन भर के जाते काम करते थे। थोड़ा पढ़ लिख के आ गए तो काम धंधा नहीं मिला, तो मैं साइकिल से कपड़े बेचना प्रारंभ किया। उसके पहले हम जब छुट्टियाँ होती थी तो सब्जी बेचने भी जाते थे, गाँव में सब्जी खरीद के भी लाते थे, उसको टोकरी सिर पे रख के गाँव में बेचने भी जाते थे। 5-7 किलोमीटर के रेडियस में जितने गाँव होते थे उसमें जाते थे, सब्जी बेची हमने। फिर हम इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करके आ गया मैं, तब मैं साइकिल से कपड़े भी बेचे गाँव जाकर। राजनीतिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई, मतलब पॉलिटिकली? राजनीतिक यात्रा मेरी 1990 से प्रारंभ हुई। मैं पहली बार एमएलए का चुनाव लड़ा, कोई चुनाव मेरे जीवन में लड़ा नहीं, और अभी तक मैंने एमएलए के चुनाव के लड़ा कोई भी चुनाव नहीं लड़ा। जब लड़ा एमएलए का लड़ा। क्या टर्निंग पॉइंट रहा सर राजनीति में आने का? आप संघ से जुड़े हो, संघ में पूरा डेडिकेटेड मैं है। संघ का समझो 13 वर्ष की उम्र से हूँ, मेरी तो 13 वर्ष की उम्र थी तब से मैं संघ से हूँ। कुछ वर्ष संघ का प्रचारक भी रहा। मैं जब राजनीति में आया था तब के कई आपके पत्रकार तो रिटायर्ड भी हो गए। एक जैसे पॉलिटिकली बहुत सारी चीजें होती है, अभी एक आपके बीजेपी में अंतर चुनाव का मुद्दा बार बार उठता है रह के। अब हो सकता है आपके देखे हम उठाते हैं, हम पे आरोप लगाते हैं लोग, पर उठता है। अभी मोरपाल सुमन ने एक चिट्ठी भी लिखी, वो वायरल हुई खूब। आप भी उस चुनाव में नहीं के प्रचार करने अंतर उपचुनाव में? देखो वहाँ एक चुनाव था, उपचुनाव था, छोटा चुनाव था, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता उसमें लगे थे, और हमको आदेश ये था कि जब भी लगेगा कि वहाँ आप जैसे लोग की जरूरत है, सीनियर लोग, तो भेजेंगे। हमारे नेतृत्व को नहीं लगा होगा कि हमारी जरूरत है, हम नहीं गए। तो आपके गृह जिले में आपके गांव के बगल में चुनाव हो रहा, आपकी जरूरत ही नहीं थी वहां पे। क्या है कि इतने बहुत ज्यादा लोग जाना भी चुनाव में ठीक नहीं होता है। क्यों है ये चुनाव? आपको क्या लगता है? कार्यकर्ताओं का ध्यान बट जाता है। भाग तो इसलिए कि वोट की गिनती हुई ना, जो हमारे कम वोट निकले। तो क्या कारण मानते हैं कम वोट मिलने के? कारण बिल्कुल लोग तो कहते हैं एंटी गवर्नमेंट वोट पड़े वहां। कम वोट इसलिए मिले कि लोगों ने कम वोट डाले।
नहीं, सरकार के खिलाफ वोट पड़ा क्या? नहीं, सरकार के खिलाफ पड़े सारे उपचुनाव में हम कैसे जीतते, और भी तो हुए चुनाव। कुछ तो कारण होगा, आप तो आदित्य के आप बड़े इतने पुराने नेता हैं। मैंने मेन कारण बताया ना, उन्होंने वोट कम डाले बीजेपी को और कांग्रेस को ज्यादा डाले, इसलिए गिनती की तो हमारे कम वोट निकले, हार गए। फिर भी विश्लेषण तो किया है सर आपने कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से। सर मोरपाल जी की एक चिट्ठी आई जिसमें उन्होंने बड़े बड़े लोगों के नाम तक लिखे कि फलाना फलाना जी फलाना, उन्होंने मेरा सहयोग नहीं किया। और मैंने उसको पढ़ा नहीं। अच्छा, कांग्रेस में सबसे पसंदीदा पॉलिटिशियन कौन है आपका? एक नाम तो होगा जिसको आप अच्छा पसंद करते हो। राजस्थान में बताओ। लाल बहादुर शास्त्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राजस्थान में बताओ ना एक आध कोई। वर्तमान धारीवाल जी भी पसंद तो है सर। धारीवाल जी तो मेरे से बहुत सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं। मतलब लोकल ब्यूरोक्रेसी उसमें, लोकल पॉलिटिक्स में राजस्थान की में कोई एक आदमी तो होगा जो पसंद। हमारे अर्थ कहते हैं अभिन्न हरि जी, क्या नाम जो था? अभी तो अभिन्न हरि जी, अभी ना वो स्वतंत्र सेनानी। अच्छे थे। एक जैसे ये अभी रिसेंटली आपने वो बाबा बागेश्वर की कथा कराई, उसके बाद आप पद यात्राएं भी कर रहे हैं, ये सब तो मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि तो चुनाव के टाइम की चीजें हैं, अभी से ही क्यों, मतलब इतनी जल्दी? अभी चूंकि चुनाव भी नहीं रहती। मतलब बच्चे को जब भी रोटी खिलाई जब शादी हो, उसकी शादी होनी है मतलब, है ना। लोग तो ऐसे कहते हैं पॉलिटिकली मतलब राजनीतिक रूप से तो ऐसे कहा जाता है। हम सारे काम राजनीति के लिए नहीं करते, राजनीतिक कार्यकर्ता जरूर हैं, लेकिन सारे काम राजनीति के लिए नहीं करते। बागेश्वर बाबा की कथा जो है वो कैसी रही, मतलब क्या उसका उद्देश्य था, उसमें सफल हुआ? पूज्य पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री जो बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर है, उन्होंने 3 दिन तक कथा की। उसके एक दिन पहले कलश यात्रा थी, भव्य कलश यात्रा थी। और अभी तक जो लोगों का कहना है, और खुद धीरेन्द्र जी शास्त्री का कहना है कि अभी तक की उनकी कथाओं में संख्या के हिसाब से, व्यवस्थाओं के हिसाब से सबसे बड़ी और अच्छी थी। उनका ही कहना है, मुझे पता नहीं बड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन जो उनका कहना है, बम्बई में भी जाकर इस बात को कहा कि रामगंज मंडी में 8 लाख लोग थे कथा। सर एनईपी 2020 का फुल ऑफ राजस्थान किस लेवल पे कर चुका है, और आने वाली सरकारी स्कूलों में या उसमें एआई को लेकर अपना क्या मैनेजमेंट है कि अपन बच्चों को इस एआई से जोड़ने के लिए क्या प्रयास करेंगे? 1000 विद्यालयों में हम एआई की एजुकेशन देना प्रारंभ कर रहे हैं और धीरे धीरे इसको सब स्कूल में लेगा। इसका सर कोर्स डिजाइन किया है, किस तरह का रहेगा, इसका कुछ सब बन रहा है। वैसे कोर्स कई बने हुए हैं, यहाँ प्रारंभ हो रहे हैं, सबका अध्ययन कर रहे हैं हम, इनमें से लेकर के और कुछ हम डेवलप करके एक्सपर्ट के माध्यम से प्राप्त करेंगे। एक इसी सेशन से सर आप जैसे हाड़ौती अपनी लैंग्वेज है उसी को शुरू करवाना चाह रहे, तो इसमें दोनों सर अलग अलग बात है। एआई अलग है, वो अलग है, मिक्स मत करो, हाँ। मिक्स मत करो। एआई अलग है और प्रारंभिक शिक्षा लोकल भाषा और स्थानीय भाषा में दी जाएगी। ये लोकल भाषा के अपनी शब्दकोश तैयार कर रही लगभग सब जिलों के, और हम लोकल भाषा में शिक्षा देंगे, क्योंकि ऐसा वैज्ञानिकों को ऐसा कहना है कि बच्चे पैदा होते ही जो माँ के पेट से निकलते हैं, जब वो लोकल भाषा सीखते हैं तो उसको जल्दी ग्रहण करते हैं, उसको ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो उसको प्रारंभिक शिक्षा उसी में होना चाहिए तो अच्छा रहता है। तो प्रारंभिक शिक्षा को उनकी लोकल भाषा या मातृभाषा में दें। इसी सेशन से। हाँ, एक यहाँ पे एक इश्यू चल रहा है भी, आप मतलब 2 बड़े इश्यू चल रहे हैं हाड़ौती में। एक तो आपके पास भी वो लोग आएंगे मेरे ख्याल से, आपके इतिहास संकलन समिति थे, मेजर बर्टन की एक कब्र पे कुछ अपमानजनक शब्द लिखे हुए क्रांतिकारियों के लिए, वो मामला आपके ध्यान में? अंग्रेजों और मुगलों के राज कई सारे से गलत तथ्य लिखे हैं, जिससे हमारा देश, हमारा समाज और हमारे उस समय के क्रांतिकारियों बलिदानी को अपमानित करने की कोशिश की, जो ठीक नहीं था। अकबर को ही महान पढ़ाया गया, लुटेरा, बदमाश, दुराचारी, बलात्कारी, आक्रमणकारी, उसको महान पढ़ाया गया। ये पूरे देश का अपमान था, महाराणा प्रताप का अपमान था, हमारे देशभक्तों का अपमान था। ऐसे हटने चाहिए। ऐसे कहीं भी यदि हमारे यहाँ इस प्रकार की लिखे हुए असत्य बातें जिसका कोई अर्थ नहीं है और हमारे देश के लोग को अपमानित करता, तो उसको बिल्कुल साफ करना चाहिए।
तो आपकी बात हुई जिला प्रशासन से इस मामले में? देखो इसके क्योंकि जो शिलालेख के एक्सपर्ट्स हैं वगैरह हैं पुरातत्व विभाग के, वो इसको विचार कर रहे हैं क्या कर सकते हैं। एक शाहबाद के जंगल वाला जो इश्यू है, आप तो पेड़ लगाने की बात करते हैं, पूरा डिपार्टमेंट पेड़ लगा रहा है, आप सीड बीज वाला भी खूब बड़ा काम कर दिया, और आपके बगल में वहाँ 1.25 लाख पेड़ कट रहे हैं। नहीं, मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला नहीं है। विधानसभा क्षेत्र का तो नहीं है, लेकिन बड़े आप जिले बड़े जिला है हमारा, तो उस पर तो आप लोगों को राय रखनी चाहिए। क्या जो अच्छी बुरी जो भी देखो क्या है कि पेड़ कटने की, देखिए कई बार मैंने महापुरुषों से सुना है कि यदि 100 लोगों को बचाने के लिए एक व्यक्ति की हत्या भी करनी पड़े तो कर दो, पर 100 लोग बचने चाहिए, वो मरने नहीं चाहिए। सब जुलीपुरा का पलोरा का बड़ा इश्यू चल रहे हैं गाँव में, पंचायतें अपने स्तर पे उनको कटवा रही है, पर वो जुलीपुरा ने काटे, दूसरे पेड़ काट रही है। वो करें कि मंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि भाई आप कटाओ जुलीपुरा। कहाँ के पहले तो कहाँ कटे हैं, ये तो चालू ही नहीं हुआ जी अभी तो हमने निर्देश ही नहीं दिए कि तुम काटो। जी हमने तो योजना बना रहे हैं हम लोग, और हम नहीं होने देंगे ये, उसके बदले तो दूसरे पेड़ कटे। ये सच है कि जूली पड़ोरा को समूल नष्ट करेंगे, क्योंकि इसके नीचे की सारी जमीन जहरीली हो गई है। यहाँ कोई वनस्पति और जीव जंतु इसके नीचे पनपते नहीं हैं, 10 मीटर तक इसकी गहरी जड़ें हैं, इसके पत्ते फलियां पे जाकर जानवर बीमार हो जाते हैं। इससे जो गैस निकलती है उससे वो लोगों को बीमार करने में सक्षम है। ये हर दिन 30 लीटर पानी कम से कम जमीन से खींचता है। तो ये दुश्मन है, हमारा पर्यावरण का दुश्मन है। ये समूल नष्ट करेंगे भी, ये संकल्प हमारा, उसकी पूरी योजना फाइनल स्टेज पर है। सर नया सेशन शुरू हो गया, स्कूलों की विमानों की HDRF के तहत तो काम हुए, लेकिन और जो मेजर वर्क होना चाहिए स्कूलों में नहीं होगा, तो इसके लिए कोई बजट की या कुछ क्या रहेगा? स्कूल भवनों के रिनोवेशन और मेंटेनेंस का जो काम था वो कहाँ तक पहुँचा? देखो क्योंकि हमने लगभग जो ऐसे जर्जर थे उनके लिए HDRF से 2 लाख रुपये सब स्कूलों को दिए। तो छोटी मोटी मरम्मत हो रही है, कुछ की हो गई, कुछ की हो रही है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं। केंद्र से आपने मांग सुनो, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको 450 करोड़ रुपये और इसके लिए दिए हैं। उसको हम स्कूल को देने वाले हैं, सबका जहाँ जरूरत होगी वहाँ करेंगे। ऐसे निर्माण के लिए भी 550 करोड़ रुपये हुए हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार को 2000 करोड़ रुपये और देने वाली है। तो मैक्सिमम विद्यालयों के जहाँ जमीन रोज करते हैं उनका निर्माण भी करेंगे, जो विद्यालय भवन यूनियन वो भी बनाएंगे, और जो जर्जर है उनकी मरम्मत भी करेंगे। मतलब आप ये गारंटी दे सकते हैं कि आपको स्कूल नहीं गिरेगी, ऐसी कोई घटना नहीं होगी? ये तो भगवान से एश्योरेंस तो आप ही देंगे, आपको कोई नहीं दे सकता कि अब कोई आदमी इस धरती पर नहीं मरेगा, दे सकते, ये कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि कोई इस प्रकार की घटना न हो। इसलिए नए जो भवन बना रहे हैं उस पर हम लिखेंगे कि इसकी निर्माण की तिथि ये है और इसकी अंतिम अवधि, इस प्रकार से कई चीज़ों पर लिखा था ना, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, वो भी हम लिखेंगे ताकि वो तिथि आती है उसको हम अपने आप गिरा दें, तो वो जर्जर की स्थिति तक आए ही नहीं, ऐसा हम प्रयास करेंगे। इनकी भी सर ऑडिट कराएंगे HDRF के कामों की? काफी जगह से लोगों ने शिकायतें भी BO CBO लेवल पर करी है कि काम पैसा तो हुआ लेकिन काम इस तरह से नहीं हो पाया, जैसे देखो छत का काम कर दिया। कई जगह पर भ्रम भी होता है, कई जगह पर गड़बड़ भी हुआ होगा, लेकिन कि 2 लाख रुपया इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए मरम्मत के लिए बहुत नहीं होते हैं। तो कोई देखना चाहे कि 2 लाख रुपये का काम कहाँ होगा तो दिखाई नहीं दे सकता। 5 किलो अनाज में तुम 2 मुट्ठी चावल डाल तो ढूंढना पड़ता है वो कहाँ है। तो ऐसे ठीक है, पर जहाँ जरूरत थी वहाँ उन्होंने कुछ हिस्से में हुआ होगा, जहाँ जरूरत थी हुआ है, पर वो काम हुआ है। सब आप कहते हैं कि 1 लाख रुपए बेचते हैं हम सफाई के लिए गाँव में, सरपंच साफ साफ कहते हैं कि हमारे पास कोई पैसे नहीं था सफाई के हमने लिए। ये नहीं कहा 1 लाख रुपये बेचते हैं, हमने कहा कम से कम 1 लाख रुपये छोटी से छोटी पंचायत में भी देते हैं। और वो इसलिए कहा मैंने कि फाइनेंस कमीशन का भी जो पैसा होता है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन, उसका जो पैसा होता है उसका लगभग 40% पैसा स्वच्छता पर खर्च करना होता है, और वो एवरेज छोटी से छोटी पंचायत में 1 लाख रुपये कम से कम होता है। सर जो पैसा आ रहा है अधिकांश पैसा तो हमने पता किया, काफी पैसा तो जो शिविर वगैरह है इनमें खर्च हो रहे हैं पैसे। शिविर
श्योर नहीं, पैसा खर्च नहीं होता। काफी पंचायतों में आए ऐसे इशू। श्योर इस पैसे में खर्चा नहीं होता। तो गैर सफाई कार्यों पर पैसा खर्च हो रहा है, ये तो आप भी मानते हैं, आपने भी जांच कराई। दो बातें अलग अलग है। इसमें से खर्च हो रहा है, हमने कहा ये फाइनेंस कमीशन का पैसा होता है, वो एवरेज 40% स्वच्छता में खर्च होना चाहिए, 60% शेष अन्य गतिविधियों पे खर्च होना चाहिए। और हमने कहा 40% पैसे में से कोई खर्च करेगा स्वच्छता के अलावा, तो व्यक्तिगत वसूली करेगा, वो स्वच्छता में खर्च होना चाहिए। कुछ लोग जो कर रहे हैं वो पैसा नहीं है, बेईमान है, उन्होंने वो पैसा दूसरे खर्च पे खर्च कर दिया और अब करे हमारा पैसा नहीं। एक भी कोई अधिकारी मेरे को अधिकार हमारे पास स्वच्छता का पैसा नहीं, उसको निलंबित करो। इसलिए करूंगा कि हमने जो पैसा दिया था उसने अन्य में खर्च क्यों किया? तो स्वच्छता भी खर्च करना था। पूरा साल निकल गया, 52 पंचायतें ऐसी थी जिनमें कोई टेंडर ही नहीं हुई सफाई के, बिना किसी संभव टेंडर जरूरी नहीं है, हमने ऑप्शन दे रखा है, जहाँ टेंडर नहीं होंगे पंचायत अपना स्वयं BSR रेट पर सफाई करा सकती है। तो गांव में हरिजन वगैरह ये कहाँ संभव है, ये जो इस तरह के आप? किसने कहा हरिजन नहीं? अरे आज के 50 साल पहले तो सारे गांव सफाई हरिजन ही करते थे। कौन करता था? वही करते थे और होती थी सफाई, एक रोटी के बदले में करते थे बेचारे। हैं हम बेईमान हैं, उनको पर्याप्त मजदूरी नहीं देना चाहते। कोई सरपंच कहता है कि 2000 रुपये ले लो और दिन भर काम करो, सफाई करो। उसके बच्चे नहीं है, उसके परिवार नहीं है, उसका पेट कैसे पलेगा? फिर वो दूसरी मजदूरी करने जाता है, इसलिए उसको सफाई करने का 2000 रुपये। हमने कहते 10,000 रुपये मिनिमम देने पड़ेंगे, और जहाँ मिनिमम 10,000 रुपये देते पूरा काम कर रहा है। एक आपके दोनों विभागों में फर्जी दिव्यांगों वाला और फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स से नौकरियां पाने का बड़ा मामला इंटरनली चल रहा है। आपके हिसाब से कितने लोग हैं जो इस केवल मेरे डिपार्टमेंट में ही नहीं है, बड़े डिपार्टमेंट कई परीक्षाएं हुई है, कई डिपार्टमेंट्स में लोगों ने डब्बी बिठाए हैं, कई फर्जी डॉक्यूमेंट प्रमाण पत्र लिए, उनकी जांच चल रही है और जांच में ऐसे पाए जा रहे हैं कि इनके दस्तावेज गलत थे, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो रही है। और मैंने लगभग 150 के आसपास हमने अध्यापकों को बर्खास्त किया था, फर्जी दिव्यांगों वाले में केवल विज्ञापन ने सब प्रकार की एक ऊर्जा मंत्री जी से आप संबंध ठीक है, सामान्य है? मेरे मित्र हैं, हम तो एक ही कक्षा में पढ़े हैं, एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक ही तहसील के रहने वाले हैं। पर वो स्कूल क्यों चेक करते हैं? हमारी ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है मंत्रिमंडल के नहीं तो आप तो उनके जीएसएस जाके चेक नहीं कर रहे ना? कौन पता है मैं बिजली चेक नहीं करता, पूछता हूँ गाँव बिजली आ रही कि नहीं आ रही, तो वो ठीक कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं वो तो कहते हैं बहुत घटिया काम हो रहा है सारे स्कूलों में, तो बहुत सारे स्कूल घटिया हो रहा है करना ही चाहिए, और जहाँ अच्छा हो रहा है वो भी करना चाहिए। वो नहीं कह रहे वो नहीं, मैंने तो अभी सुना नहीं कि उन्होंने नहीं कहा, आपने सुना तो बता दें। उन्होंने दीवारें खरीद कर, लेकिन ये केडीए वाली जो है इस पे आप मतलब ठीक है आप किस रूप में ले रहे हैं, केडीए आपके विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है ऐसा लोग कहते हैं, मतलब बीजेपी कहती है, कांग्रेस खुद ही इस शहर में जैसे आपने खुद ने कहा कि एक लोग कहते हैं तो उनकी बात करें, क्यों कर रहे हैं सर? नहीं आपको क्या लगता है, मतलब आप भी तो मीटिंग लेते हैं बार बार, वो दक्षिण लालपुरा पे पूरा ध्यान देते हैं। देखो सुनो, हर विधायक की ये चाह रहती है कि मेरे क्षेत्र में अधिक से अधिक काम होना भी चाहिए। हम जिन लोगों ने चुने हैं उनके हितों की हित हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। वो माननीय विधायक अपना काम करते हैं, वो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरे क्षेत्र में ज़्यादा काम हो, तो अच्छी बात है ये तो। नहीं पर वो जो सौतेला व्यवहार वाला, ये सौतेला उतेला हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। पिछली गवर्नमेंट में था, हम सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। पिछली गवर्नमेंट वो तो था, सौतेला तो सुबह गेल अडवाई लेके आई हो। सर नवाचार कुछ इस सेशन में कुछ हो रहा है, शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए कोई नए अभी निर्देश? तक आपको नवाचार दिखाई दिए? नवाचार तो करते हैं, हर साल करते हैं, सेशन में करते हैं। अब 1 अप्रैल से शुरू हो गया सेशन में। हमने कहा बोर्ड की परीक्षा 2 बार, ताकि बच्चा को लगता है कि मेरे इन विषय में कम नंबर आए थे, इम्प्रूव करना मुझे, या मैं 3 विषय में तो पास हो गया लेकिन ये विषय मेरे रह गए हैं, तो उसमें दोबारा परीक्षा दे सकता है। तो कुछ विषय इसमें पास है, कुछ विषय पास है, दोनों में जोड़कर हम परिणाम घोषित करेंगे तो पास कर सकते हैं।
ये अवसर पहले दिए नहीं जाते थे। पहली बार दे रहे बोर्ड की परीक्षा में कि 1.5 महीने बाद, यानी परीक्षा के 1.5 महीने बाद फिर दोबारा परीक्षा दे सकता है। अगला हमने किया कि जो हमारा पेपर है, तो जो परीक्षा परिणाम आता बच्चों का, तो कई छात्र मायूस हो जाते हैं। हमने जैसा लिखा था उसका अंक आए ही नहीं। रीचेकिंग का प्रावधान किया हुआ है पहले से, लेकिन रीचेकिंग में रीटोटलिंग ही होता था। अब हमने कहा रीचेकिंग का मतलब रीचेकिंग यानी पुनर्मूल्यांकन होगा। वो प्रश्न जो है उसको देखा जाएगा, कितने नंबर आने चाहिए तो नंबर दी जाएंगे, फिर टोटल किया जाएगा। पहले जो दे दिए थे उनका ही टोटल होता था। तो पिछली बार हमने कहा था केवल गणित विषय में करेंगे, इस बार हमने गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में कर दिया। अगले साल से सारे विषय में होगा, सभी विषय। अगले साल से हमारे जो बोर्ड के पेपर बनेंगे, हमने सिलेबस को 4-5 भागों में बांट दिया है। अब हर भाग का अलग अलग पेपर बनेगा, फिर शीर्ष पर जाकर के एक बनेगा, ताकि पेपर आउट होने की संभावना कम से कम हो। किताबों का बड़ा इश्यू आ रहा है, जगह जगह शिकायतें मिल रही है कि एक ही दुकान पे फोर्स कर रहे हैं अभिभावकों को। इसको तो ठीक कहा। कितने स्कूलों से? हर जगह कोटा में तो हर स्कूल की एक पर्टिकुलर दुकान है। ऐसा है 97% स्कूल ऐसे हैं जिनकी किताबें अपनी होती नहीं, तो सरकारी चलाते हैं। मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। 97% प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, किताबें नहीं होती? किताबें होती है, वो जो सरकार हमारी चलती हुई चलती है। वो स्कूल है 1.2 या 1.3% जो अप्रिय करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। हम उसको, हमारी पूरी चौकसी है उनके ऊपर। वो नहीं मानेंगे तो हम हमारा जो विधि सम्मत कार्य। एक बार आपने फीस को लेके भी कहा था कि प्राइवेट स्कूल जो फीस अपने तरीके से, मनमाने तरीके से बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, उस पर भी मतलब सरकार का कोई नियंत्रण तो होना चाहिए। देखो, हमने जो गड़बड़ करते हुए गलती की आगे भी करते। हम पहली बार समझाते हैं, दूसरी बार वार्निंग देते हैं, नहीं मानता तो फिर हम जो हमारे पास कानून बने हुए हैं उसका सख्ती से प्रयोग करते हैं। अभी हमने डूंगरपुर या बांसवाड़ा में विद्यालय की मान्यता रहती है, वो एक दो जगह और भी रहती है। नहीं मानेंगे तो हथियार उसका उपयोग करेंगे। जयपुर में ऐसा कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी और मंत्रियों में तालमेल कम है, बार बार चेंज हो रहे हैं। सीएमओ में इतने अधिकारी चेंज हो गए जितने कभी जीवन में नहीं होंगे, ऐसा कहते हैं। मतलब हम तो कम समझते हैं। ऐसा नहीं। ये ट्रांसफर कई कारणों से होते हैं। एक तो अधिकारी भी चाहता है कि मेरा ट्रांसफर यहाँ से ना हो। आईएएस की पोस्ट होती है, आईएएस की वो कई पदों पर रहते हैं। वो कलेक्टर भी लग सकता है, वो रजिस्ट्रार भी लग सकता है, वो कई का अध्यक्ष भी किसी अध्यक्ष भी लगता है। तो अपनी फिर उस समय मुख्यमंत्री जी को क्या लगता है कि भाई इसका उपयोग यहाँ हो सकता है, इसके यहाँ हो सकता है। ये प्रशासनिक कारण होते हैं, चेंज होते रहते हैं। इसका अर्थ ये लगाना कि साहब मनमुटाव है, नए मंत्री, बहुत गलत बात है। हम सब लोग सबका हेतु एक ही है कि राजस्थान का विकास हो और राजस्थान के लोगों को अच्छा शासन मिले, सुशासन मिले। पूर्व सीएम साहब को आज भी ट्वीट था कि जो यूनिवर्सिटियां हैं इनमें ये आरएसएस का अखाड़ा बना दिया। उससे पूछो आरएसएस क्या होती है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्र की स्वयं की प्रेरणा से सेवा करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों का संघ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो क्या राष्ट्र की सेवा करने वालों के जो का काम है उनको नहीं करना चाहिए? अच्छा काम राजस्थान या हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए? क्या यहाँ बलात्कारियों का कोई संरक्षण देना चाहिए या आतंकवादियों का ही संरक्षण देना चाहिए? क्या भगवान राम का मंदिर नहीं बनाने वालों का ही समूह होना चाहिए? क्या धारा 370 समाप्त ना हो या लगाने वालों का ही समूह यहाँ होना चाहिए? क्या भारतीय सेनाओं पर पत्थर फेंकें और वो कुछ नहीं बोले, ऐसे ही लोग होने चाहिए? चरित्रहीन ही लोग होना चाहिए, चरित्रवान लोग नहीं होना चाहिए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग चरित्रवान लोग हैं,
राष्ट्रवादी है, देशभक्ति से ओतप्रोत है, समाज सेवी है, समरसता का भाव रखते हैं और समाज को एकजुट करके चलने का उनका स्वभाव है। ये होगा ही, होना ही चाहिए। अच्छा काम सब जगह होना चाहिए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई विचारधारा नहीं है। समाज की अच्छी विचारधारा ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहीं से निकला नहीं, ये अच्छे लोगों का समूह ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। बार बार जैसे आपके मित्र हैं डोटासरा जी, वो कहते हैं कि अब पर्ची बदलेगी, मतलब वो बार बार इशारा करते हैं कि सीएम बदलेंगे। मुंगेरी लाल जी अपने सपने देखते रहते हैं और उनकी वो याद आती है उनको कि कैसे नोट आए, अब पाबंदियां हो गई, कैसे भ्रष्टाचार का अधिक से अधिक कमाएं, लूट कैसे मचाएं, और उनकी लूट खत्म हो गई और उनको भटके आते, वापस सरकार आ जाए, वापस सरकार आ जाए। लेकिन मुंगेरी लाल के सपने देखने वालों, आने वाली 50 साल तक तो सोचो ही मत हो, यानी तुम तो क्या, तुम्हारी पीढ़ियां भी अब कांग्रेसी सरकार राजस्थान में नहीं देख पाएगी। हाड़ौती में बीजेपी में क्या चल रहा है? हाड़ौती में बीजेपी निरंतर अपना काम कर रही है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि कुछ जगह पार्टी केंद्रित हो गई, कुछ जगह बताते हैं नाराजगी बढ़ रही है, कुछ जगह लेटर लिखे जा रहे हैं कि साहब हमको इन्होंने देखो, ये बहुत गलत बात है। 12 में नाराजगी बढ़ रही है। देखो सुनो, मैं यदि चुनाव हार जाता हूँ और ये कहूँ कि मैं किसी ने हराया, कौन किसी को हरा सकता है? आज तक मैंने इस दुनिया में नहीं देखा कोई किसी को हरा है। केवल मतदाता हरा सकता है। यदि मतदाता ही अपना मत नहीं देगा तो हार तो होगी। यहाँ कई बार मैंने डकैतों को भी जीतते हुए देखा है, तो संतों को भी हारते हुए देखा है। तो मन, जब जनता का मन करे उसे चुने। नहीं, हम ये पूछना चाह रहे थे, जैसे मोरपाल सुमन का जो लेटर आया तो उसके बाद पार्टी ने भी उनको बहुत अनुशासनहीनता का मेरी जानकारी भी नहीं, मैंने लेटर पढ़ा भी नहीं। आपके जिले का नोटिस दिया, प्रदेश अध्यक्ष ने उनको नोटिस दिया अनुशासनहीनता क्या होगा? आप क्या ओपिनियन रखते हैं? वो जो चिट्ठी आई उसकी कह रहा हूँ मैं, मतलब वो ठीक है क्या इस तरीके से? जो ओपिनियन तो जब मैंने पढ़ा, आप हमें नहीं, आप पता नहीं उसका ओपिनियन ये मैंने जरूर सुना है कि कोई लेटर है, पर पढ़ा नहीं। वो सुना है तो उसमें कुछ तो होगा सर। सारी सुनी सुनाई बातें सच भी नहीं होती और सारी सुनी सुनाई बातें झूठी भी नहीं होती। आप गए बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कार्यकारिणी 6-6 महीने साल भर तक अटकी रहती है। आपके क्षेत्र में कुछ पदाधिकारियों के चक्कर में देहात की कार्यकारिणी रुकी रही। अब आप कहेंगे तो कुछ कहेंगे, अब बने हो तो आपके तो सारे आपके 12 की कार्यकारिणी रोकी गई, एंड टाइम पर रोकी गई। अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष इस पर बहुत अच्छी तरह से आपको जवाब दे सकते हैं। तो देहात की कार्यकारिणी तो आपने रोकी नहीं, मेरा विषय नहीं। मैं कोई कार्यकारिणी न तो रोकता हूँ न बनाता हूँ, कि माननीय जिला अध्यक्ष का, प्रदेश अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र है। नहीं, देहात की जो जिला कार्यकारिणी माननीय जिला अध्यक्ष जी और माननीय प्रदेश, आप किसी को महामंत्री नहीं बनाना चाहते थे वहां पे? आप किसी को महामंत्री नहीं बनाना चाहते थे? मैं बनाना चाहता हूँ, लेकिन बनाने का अधिकार मेरे को नहीं है, बनाते जिला अध्यक्ष। पिछले 1 साल से हमने देखा है जितने प्रधान चेयरमैन जो हटाए हैं सब कांग्रेस के हैं, तो सारे भ्रष्टाचारी कांग्रेस के थे कि बीजेपी कोई भी नहीं थे? भ्रष्टाचार बीजेपी में है ही नहीं। भ्रष्टाचार सारा समूह भ्रष्टाचारियों का कांग्रेस की है। ठीक ठीक है, अब तो खाली हो गए। कितने मिनट का हुआ?